नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भवदीप आहूजा है। मैं लेके आया हूं आप सामने आज बजट 2024-25 का रिव्यू। बिकॉज ऑफ इलेक्शंस 2024 में दो बजट आए। एक जनवरी में आया जिसको हम लोग इंटरिम या वोट ऑन अकाउंट बजट बोलते हैं, एंड देन द फुल बजट यूजुअली एज इट इज देयर आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट कम्स टू ऑफिस, यूजुअली जुलाई में आया। तो क्या अच्छा था क्या बुरा था पिछले 2 दिन में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। So I'm going to tell you a few other things which are other than the ones you have read or understood, because सब कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता when it comes to government। गवर्नमेंट की चीजें हमें वैसे भी कम पसंद है। गवर्नमेंट की जॉब तो हमें पसंद है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो पसंद है, गवर्नमेंट का ट्रैवल लाइक का मेट्रो तो हमें पसंद है, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज तो हमें पसंद है, गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट तो पसंद है बिकॉज वो सस्ता होता है। गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट पे मास्टर, तो वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, वी डोंट लाइक टू टेक देम। We believe that we are always in a lookout for a private option which gives us much better results. So मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज कुछ अच्छी चीजें, कुछ एवरेज चीजें और कुछ बुरी चीजें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इफ यू वांट टू लिसन टू एवरी डिटेल प्लीज हैंग ऑन, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे वो 80-90 सेकंड वाली रील अवेलेबल है, आप वॉच कर सकते हैं अगर आप में ये वीडियो को अंत तक देखने की पेशेंस नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई है तो दबा लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी one channel which is going to provide info every now and then to all the friends and colleagues of this profession। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर फर्स्टली द गुड्स और द बैड्स, और सॉरी मतलब अच्छा क्या है बजट में, सबसे पहले ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहली जो अच्छी चीज हुई, आई वोंट स्टार्ट फ्रॉम द टैक्स पार्ट। टैक्स के अलावा भी 9 एस्पेक्ट पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉन्सेंट्रेट किया। उसमें सबसे जो पीरियनियल प्रॉब्लम, जो बर्निंग प्रॉब्लम है इंडिया की इस वक्त, कि इंडिया में जॉब्स नहीं है। So these jobs were a pain point. So government tried to address that via job opportunities in 500 top companies. They wanted an internship facility for youth. अब हम लोग बात तो कर लेते हैं कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, पर क्या हम एम ए, बी ए, बी कॉम, एम कॉम या वट एवर स्पेशलाइजेशन और वट एवर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वी डू, आर वी रियली रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड? द प्रॉब्लम लाइज इन अवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वो हमें बाहर वाला वर्ल्ड तैयार करने की योग्यता नहीं देता। तो दैट इज वेयर व्हाट वी नीड इज स्किलिंग, स्किलिंग और अपस्किलिंग टू बी रेडी फॉर द जॉब। सो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी 500 टॉप कंपनीज में, और उनको बोला कि आप उनको एक मंथली स्टाइपेंड दो 5,000 का, और एक टाइम ग्रांट दो 6,000 की, students and youth both, and this is an opportunity for 1 crore youth, and the companies were told to spend their money from CSR। कंपनीज जो होती हैं उनका एक फंड होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मैंडेटरी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें वो नेचर के लिए, अपने सोसाइटी को गिव बैक के लिए करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने CSR फंड में से खर्च। देन सेकेंड अच्छी चीज हुई, 2 लाख करोड़ अलग से गवर्नमेंट ने एलोकेट किया अपस्किलिंग के लिए अपनी तरफ से। पहला इंटर्नशिप था, ये अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए, टू बी देम रेडी फॉर दैट। उसके लिए गवर्नमेंट विल पे देम 15,000 इन एडिशन टू देयर फर्स्ट सैलरी। वो 5,000 5,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में आएगा ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये उनके लिए जिनकी सैलरी अप टू 1 लाख पर मंथ तक होगी, एंड द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 2 लाख करोड़ फॉर दिस। नंबर 3, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको ई वाउचर्स मिलेंगे अप टू 10 lakhs, तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए एनुअली, जिसके ऊपर 3% इंटरेस्ट का सबवेंशन लगेगा, तो जिससे आपको एक इंटरेस्ट लोन में रिबेट तक मिलेगा। देन गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये सब कुछ नहीं होता है, तो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड दैट प्राइवेट भी सेटअप हो। तो प्राइवेट सेटअप होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होना चाहेंगे, अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे, तो पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए मुद्रा लोन की जिसकी लिमिट पहले 10 लाख थी, वो अब 20 लाख कर दी गई। सो द क्वेश्चन इज वेदर द बैंक्स
पे इट इजी और नॉट, बिकॉज कई बारी केवाईसी कंप्लायंट प्रोसेस या कई बारी लोन प्रोसेस इज स्लाइटली डिफिकल्ट. ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन इज समटाइम्स नॉट गुड. व्हाट आई हैव लर्नड एंड नोन इज, मेरे नोन सर्कल में मेरे जो फ्रेंड्स के आगे एम्प्लॉइज थे या जिन्होंने अपना कुछ किया, उनको मुद्रा लोन में एक आध को छोड़कर किसी को प्रॉब्लम ज्यादा नहीं फेस करनी पड़ी. पर देन उनकी लिमिट वही थी, 2 3 4 5 लाख तक की लोन की थी. यस, अपर लिमिट वाज 10. नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 20 lakhs. देन टू फर्दर एक्सप्लोर द जॉब पार्ट, एक इंडिया में अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या कुछ आपके ऊपर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टर के ऊपर एंजल टैक्स लगता था एज एन इन्वेस्टर टैक्स, विच एक्चुअली डिसुएडेड देम कि वो इन्वेस्ट करें कि ना करें. स्टार्टअप कल्चर को बिल्डअप करने की जरूरत है. वॉट एवर वी से, एग्री एंड एक्सेप्ट और नॉट, इंडिया में जॉब प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर पॉइंट आउट करता है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की एक लिमिट है, तो प्राइवेट सेक्टर एक जॉब एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. तो उसके लिए startups are the new thing, which we can say started as early as 2000s only, picked up in 2010, more so after COVID when more people shifted to this. तो बहुत long standing demand थी इंडस्ट्री की. angel tax has been totally abolished now, so startups will be more, employment opportunities will be even more, so that is one good thing. देन एरोनॉटिक्स के लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ स्पेशली स्पेस इकोनॉमी के लिए किया. वी नो चंद्रयान, गगनयान, ऑल दीज हैव बीन सक्सेस स्टोरीज. रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट वाज, यू कैन से, नॉमिनेटेड फॉर एन अवार्ड जस्ट अ फ्यू डेज बैक ओनली फॉर लैंडिंग, फॉर बीइंग द फर्स्ट वन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. सो दैट इज अ ब्रिलियंट स्टेप इन दैट डायरेक्शन. देन रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एक फाइनेंशियल पूल एलोकेट किया, जिसमें आप रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलप करिए. खास करके जो लोग पेटेंट के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं, तो जो स्टेम सेल रिसर्चर्स हैं या और भी इस तरह की R&D में जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. देन 3 लाख करोड़ अलग से विमेन एंड गर्ल्स की स्कीम्स के लिए मार्क किया गया है. अभी वो स्कीम्स अनाउंस नहीं की गई हैं, बट द मनी हैज बीन ईयर मार्क. प्रॉब्ली द गवर्नमेंट वुड बी कमिंग अप विद सम स्कीम्स इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स. देन द बिगेस्ट थिंग, ऑफ कोर्स, गोल्ड पे ड्यूटी, सिल्वर पे ड्यूटी 15% से 6% पर लेके आ गए. प्लैटिनम पर 6.4% तक आ गए. इससे इनकी सेल बढ़ी. इमीडिएटली गोल्ड का प्राइस जो उस दिन 7224 था, अगले दिन वो 68-6700 के आसपास आ गए. So which actually you can say encouraged or provided an opportunity to buy physical gold. Then 3 कैंसर ड्रग्स के ऊपर, जो गॉल ब्लैडर, लंग कैंसर एंड अनदर वन कैंसर, उसके लिए 3 ड्रग्स के नाम हैं जो मैंने अपने हेल्थ केयर वाले बजट में, जो डेंटल ट्रिब्यून साउथ एशिया में हुआ है, मैंने हेल्थ केयर का बजट रिव्यू अलग से किया है एज यूजुअल एवरी ईयर, जो मैं डेंटल ट्रिब्यून के लिए करता हूँ. पूरा बजट नहीं करता हूँ उसमें, सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर का. तो मैंने मेंशन किया है 3 ड्रग्स के बारे में इन डिटेल, उनके ऊपर क्या ऑप्शन दी गई है, क्या एग्जम्पशन ड्यूटी की गई है. याद रहे, मार्च में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक ड्रग के लिए ऑलरेडी उसके लिए एग्जम्पशन दिया था. तो अब 4 कैंसर ड्रग्स हो गए. वी नीड टू ब्रिंग मोर ड्रग्स, बट अगेन दिस इज अ स्टार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली कैंसर ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव, द कीमोथेरेपी इज एक्सपेंसिव. लोअर ड्यूटी करने से, यू कैन से एग्जम्पशन करने से, वी विल गेट अ लॉट ऑफ रिबेट ऑन दैट. देन एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स जो हैं, उन पे ड्यूटी बहुत कम कर दी गई है, विच आर यूज्ड इन मेडिकल एक्सरेज, डेंटल एक्सरेज एंड अगेन से मेनी डिजिटल डिवाइसेस. उससे क्या होगा, जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगी वोकल फॉर लोकल के लिए. वो यहाँ पे प्रोडक्शन डेवलप कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दोज ट्यूब्स एंड डिटेक्टर्स फ्रॉम अब्रॉड. सो बेसिकली इसके कारण इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्ट कम होंगी, नेचुरली हम अपना लोकल कल्चर को प्रमोट करेंगे. देन एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मार्क किया गया कि 6 करोड़ फार्मर्स को रजिस्टर किया जाएगा फॉर देयर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अल्टीमेटली उनके डिजिटल आईडी बनेंगे. भू आधार काइंड ऑफ थिंग हैज बीन प्रमोटेड, जिससे कि वो एक दायरे में आ जाएगा और लैंड विल बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, और उससे जो अननेसेसरी नाजायज कब्जे होते हैं वो काफी हद तक प्रिवेंट किए जा सकते हैं. So this also means that there are so many good initiatives in that direction. अब ये तो हो गया गुड. अब बैड क्या है?
अब हम लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ सब कुछ तो अच्छा नहीं करती है गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ बुरा भी करती है, तो देन उसमें भी बुरे में भी पहले हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि इसमें जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कम किए गए। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, बिकॉज गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मेक एनटीआर लुक्रेटिव। अब लोग, गवर्नमेंट के पास ये डेटा है कि 65% जो रिटर्न्स आई हैं अब तक ऑलरेडी एनटीआर में चली गई। जिन्होंने आईटीआर रिटर्न फाइल की उनको ये पता है कि बहुत प्रोसेस है। थोड़ा सा अगर एनटीआर से ऑप्ट आउट करना तो आपको फॉर्म 10 आई भरना पड़ेगा, और जब आप भरेंगे उसके बाद आप एनटीआर से ऑप्ट करके ओटीआर में आ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ऑप्शन ये वंस इन अ लाइफ अवेलेबल है। सैलरीड कैन डू दिस ऑप्शन एवरी ईयर, दे कैन हॉप ऑन टू ओटीआर एनटीआर। उसमें स्लैब रिवाइज किए गए, रिवाइज करने से कुछ स्लैब जो 10 वाले थे वो 5 में आ गए, जो 15 वाले थे वो 10 में आ गए। उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली एवरी वन, नॉट ओनली सैलरीड but self-employed also can save up to 10,000 rupees of tax if they opt for the new tax regime or NTR। अब सैलरीड वालों को कुछ एक्स्ट्रा मिला, 50,000 से उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो गई, जिसके कारण मोटा मोटी उनको 7500 का और बेनिफिट मिला। दैट मीन्स वो 10,000 प्लस 7500, 17,500 अपनी इनकम के ऊपर बढ़ा पाएंगे। अब जो पेंशनर हैं, नॉर्मल पेंशनर को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, लेकिन एक पेंशन कैटेगरी होती है जो फैमिली पेंशन होते हैं। फैमिली पेंशन कौन होते हैं, जैसे हस्बैंड वाज इन गवर्नमेंट जॉब एंड ही वाज ड्रॉइंग पेंशन, उनको सब बेनिफिट मिल रहे थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एवरीथिंग जस्ट लाइक अ सैलरीड गाय। उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को या उनके डिपेंडेंट बच्चों को, अगर वो छोटे हैं, या उनकी वाइफ को जो ऑफ कोर्स विल बी डिपेंडेंट, तो उनको एक फैमिली पेंशन होती है विच इज रफली 40% ऑफ द पेंशन दैट द हस्बैंड वाज विड्रॉइंग। तो वो 40% अमाउंट पे पेंशन होता है। उनकी क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है इसके ऊपर, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो यूजली उन पे 15,000 ही अप्लाई होते हैं बिकॉज दैट इज द लोअर अमाउंट। उस अमाउंट को 15,000 से 25,000 कर दिया गया। तो जो ऐसे फैमिली पेंशन है उनके लिए रफली ये बेनिफिट जो है तकरीबन 10 + 3 13,000 के आसपास हो गया, प्रोवाइडेड दे फॉल इन द 30% टैक्स ब्रैकेट। So this was the about the tax changes. Then कैपिटल गेन टैक्स जो बुरा हुआ। अब उसमें कैपिटल गेन में क्या हुआ कि ये टैक्स जो था, जो शेयर्स पे, मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे, स्टॉक्स पे जो भी आप बाय करते थे, तो 10 से 12.5% कर दिया गया। तो बहुत लोगों को लगा ये तो बहुत बुरा हुआ, बट जो एग्जाम्पशन लिमिट थी उसको भी बढ़ा के 1 लाख से 1,25,000 कर दिया हुआ। yes the amounts will differ, but considering if our target group is middle class, let's suppose आपका 1 लाख रुपए के आपने शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदे एंड देन उनको आपने 3 लाख में बेच दिया आफ्टर द लॉन्ग टर्म पीरियड सेटिस्फैक्शन। लॉन्ग टर्म का पीरियड में आप 12 मंथ से उसको ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यू होल्ड इट फॉर 1 ईयर, यू आर एन एलटीसीजी, जो आपको 3 लाख में बेचे। तो अगर आप बजट से पहले उनको बेचते तो आपको 1 लाख एग्जम्पशन और 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स 10,000 पड़ता। तो मोटा मोटी आपको 1 लाख का शेयर या म्यूचुअल फंड 1 लाख में खरीद के 3 लाख में बेचा, 2 लाख के प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ 10,000 टैक्स देना पड़ता। अब लोगों को लगा 12.5 टैक्स हो गया तो बढ़ गया, तो कैलकुलेट करते हैं, वही फिगर लेते हैं, 1 लाख से 3 लाख, अब आपके एग्जम्पशन है 1.25 लाख। तो दैट मीन्स आपका गेन्स 2 लाख माइनस 1.25 लाख 75,000। 75,000 पे 12.5% जब हम लगाते हैं तो आंसर आता है 9375 रुपए, 9375, which means it is lesser than the original. Again, I'm not saying this is applicable to every case, but this is applicable to many cases. टारगेट ग्रुप अगर मिडिल क्लास है तो वी हैव टू लुक इनटू दैट। अगर आप कहें कि मेरे तो करोड़ का था, मेरे तो 50 लाख का था, मेरा 20 लाख का था, मेरा 40 लाख का था, फिर भाई साहब आप मिडिल क्लास है ही नहीं। इट इज वेरी सिंपल लॉजिक। देन द वर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू पीपल कि कैपिटल गेन टैक्स जो था प्रॉपर्टी पे भी कम किया गया, 20% था 12.5% किया गया। अब लोग सोचते हैं ये तो यार खुशी की बात है, टैक्स तो कम किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें क्लॉज डाल दिया कि इंडेक्सेशन आपकी अबॉलिश हो जाएगी अप टू 1/4/2001। उससे पहले वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी इंक्लूडेड है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। मेनी ऑफ यू विल फील दिस थिंग, ये बुरा हुआ अच्छा हुआ मेरे को अप्लाई नहीं हुआ। फर्स्ट थिंग,
if you have bought a property, it is usually for living purpose. अगर आपने उस वक्त खरीदी थी तो आपने बेचने के इरादे से नहीं खरीदी थी. लेट्स प्रिज्यूम कि आपने एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, तो फिर तो वो बहुत बुरी चॉइस थी अगर वो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं की. somebody gave me an example. मैंने 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे को किसी फैमिली इमरजेंसी का 95 लाख में बेचना पड़ा. मैंने 2018 में खरीदी थी, 2024 में मैं बेचूंगा, मुझे 95 लाख मिला, उसके ऊपर मेरे को इतना टैक्स पड़ गया. यस, ठीक है. अब आप ये बताइए, आपको 80 लाख की प्रॉपर्टी 95 में बेच के रिटर्न कितना मिला पर ईयर? 3%. तो एज एन इन्वेस्टमेंट वॉज इट अ गुड चॉइस और अ बैड चॉइस? जो गवर्नमेंट ने किया वो बुरा अच्छा, वो मैं बाद में आता हूं उस पर. आपकी एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप 3% उसमें और गेन कर रहे हैं तो अच्छा है कि बुरा है? अब इंडेक्सेशन का मोटा मोटा क्या बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2002 में एक प्रॉपर्टी ली जिसकी वैल्यू 10 लाख थी, आज वो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में आपने बेची. तो अगर हम उसको इंडेक्सेशन के हिसाब से चलें तो वो आपकी प्रॉपर्टी 2001 या 2 के इंडेक्स के हिसाब से 2024 में 3.63 की वैल्यू के हिसाब से मोटा मोटा तकरीबन वो 40 से 50 लाख, और एवरेज फिगर पकड़ रहा हूं जस्ट फॉर कैलकुलेशन, तो वो 40 लाख के आसपास हो जाएगी. अब अगर वो 40 लाख के आसपास हो गई आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी, दैट मीन अगर आपने 1.5 करोड़ में बेचा तो आपके गेन्स हुए 1 करोड़ 10 लाख. उसके ऊपर आपको 20% टैक्स पड़ा. उसके ऊपर टैक्स पड़ा 2,20,000. 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर 20%, 2 लाख 20,000. सो तो दिस इज सॉरी सॉरी कैलकुलेशन रॉन्ग. सो अराउंड 22 लाख के आसपास टैक्स पड़ा. तो यही अब जब इंडेक्सेशन रिमूव हो जाती है तो आपका 1.5 करोड़ माइनस 10 लाख, 1.4 करोड़ इज द गेन्स. बट उसके ऊपर आपको 12.5% पड़ा, टेक्निकली विच विल बी इन द रेंज ऑफ 1,65,60,000 के आसपास, और सॉरी 16,50,000 के आसपास. तो यू विल सी वेदर इट इज बेनिफिशियल और हार्मफुल. यू विल नो. इट विल बी a case specific thing. There will be so many numbers thrown at you, so many charts thrown at you. So see, I am not using a calculator, I am not using any graph, I'm just explaining you verbally. So मैंने बोलने में एक दो वर्ड्स इधर उधर किए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए. But what I mean to say is it may be beneficial, it may be loss making depending upon your situation. But इस पे एक बड़ा important point जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. The point is I am a finance teacher since commercial teacher since 2016. although मैं फाइनेंस 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 12 से पढ़ा रहा हूँ. सो मैं जब लोगों को बोलता था स्लो एंड स्टडी इन्वेस्ट करो, थोड़ा डेट में डालो, थोड़ा इक्विटी में डालो, थोड़ा हेज में डालो, थोड़ा हाइब्रिड में डालो, थोड़ा सा अगर सरप्लस है तो फिर प्रॉपर्टी लो या कुछ लो, मेनी पीपल यूज टू लाफ एट मी. सर आप तो बिना बात के ऐसे करते हो, हम डॉक्टर्स का फेवरेट प्रॉपर्टी होता है, हमने तो प्रॉपर्टी में पैसे डाले, इतना दिया, इतना रिटर्न, इतना टैक्स, सर्कल रेट से कितना फर्क पड़ता है. अभी भी ब्लैक और व्हाइट चलता है बहुत ज्यादा, तो अपने को तो फायदा ही फायदा है. ओके, फेयर इनफ. आई टोल्ड देम वंस demonetization happened that the news is tightening now, शिकंजा कसता जा रहा है. then many things brought into tax net. 2018 में जनवरी में जब बजट आया, एलटीसीजी इंट्रोड्यूस किया गया जेटली जी द्वारा, ऑनरेबल मरहूम फाइनेंस मिनिस्टर जो अब नहीं रहे, उन्होंने एलटीसीजी लगाया ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की इंडेक्सेशन करके 31 जनवरी का डेट कट करके अल्टीमेटली उसके ऊपर 10% के ऊपर आपको 1 लाख की एग्जाम्पशन देके 10% आपको टैक्स लगेगा. सो बोला देखा, आप तो बोलते थे ये इक्विटी में डालो पैसा, अब तो इक्विटी भी टैक्सेबल होगी. देन डेट के ऊपर बहुत कम टैक्स होता था, डेट के ऊपर टैक्स लग गया. हाइब्रिड के ऊपर होता नहीं था, एनपीएस बहुत फेमस नहीं था, एनपीएस भी उस वक्त टैक्सेबल था, देन वो पार्शली टैक्स फ्री हो गया. देन दीज इक्विटी चेंज. तो लोगों को कन्विंस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि भाई प्रॉपर्टी में कभी ना कभी शिकंजा जब कसना ब्लैक और व्हाइट का, तब तुम कहां जाओगे. और वो एकदम से कसा, और जो मैं इतने साल से बोल रहा हूं वो सच हुआ. सो अच्छा हुआ बुरा हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इज इट फेयर somebody investing into property and making hay while the sun shines, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी धीरे धीरे कंपाउंडिंग करके ग्रो करता है? गवर्नमेंट ने जो किया, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट, ना मैं गवर्नमेंट का
एडवाइजर हूं, ना मैं गवर्नमेंट की प्रो हूं, ना मैं एंटी हूं। आई एम अ न्यूट्रल सिटीजन हु हैज टू बी लॉ अबाइडिंग। आई हैव टू ओबे द लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। मेरे को पसंद हो चाहे ना हो, खुशी खुशी दूं या कद्दू के जैसा मुंह बनाऊं, इट्स नॉट अबाउट दैट। सो थिंक, थिंक, थिंक। ये जस्टिस उनके साथ है जो शुरू से अपने लिए धीरे धीरे कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ज्यादा वाइट इनकम दिखाते हैं। इधर जो भाई साहब कम इनकम दिखा के सारा माल प्रॉपर्टी में डाल के अपने ब्लैक मनी को उधर एडजस्ट करते थे। कर्मा है बेबी, इट विल कम बैक एंड विल बाइट बैक बैडली। तो जो लोग सबसे ज्यादा रो रहे हैं उन्होंने सब पैसा प्रॉपर्टी में डाला है, ये होना ही था। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स eliminating, not total step, it is the first step towards eliminating black money from market, black money from real estate। अब एक वही एरिया बचा जिसमें आप ब्लैक में इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हो। ऑल मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैव टू बी डन केवाईसी कंप्लायंट एंड इन्वेस्टमेंट इन वाइट। तो इस कारण रियल एस्टेट का लोगों को झटका लगा। दूसरा झटका आज लगा जब और क्लैरिफिकेशन आएगी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकर का खर्चा, वो भी इंक्लूडेड नहीं किए इंडेक्सेशन में। शायद ये रोल बैक हो जाए, कुछ हो जाए, बट डेफिनेटली इंडेक्सेशन इज नॉट गोइंग टू बी रोल बैक। अब इंडेक्सेशन रोल बैक और सॉरी इंडेक्सेशन कमिंग और नॉट कमिंग, एक अप्रैल 2001 से पुरानी वाली प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं पुश्तैनी प्रॉपर्टीज, वो तो कवर्ड है ना इंडेक्सेशन में। तो अगर आपके बाप दादा आपके लिए कुछ छोड़ के गए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रस्ट मी, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की औकात भी नहीं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लें। और अगर खरीदी भी है, मैं तो ये बहुत बारी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनती नहीं, बहुत लकी थे। देवर इन दोस टाइम देन प्रॉपर्टीज वर रीजनेबली प्राइस्ड। I was born in 1976. My dad was not a bank officer till then. He worked in bank for 37 years. He was a clerk. He told me I used to withdraw a salary of 278 rupees at that point in 1976. He built up 4 properties in his lifetime, including the 2 house and clinic portion that we live in. Other than that, from his minuscule income or whatever he did, of course, he was a financial planner, he was a guide to so many CAs, but he built up 4 properties. हम लोग उनसे कितने गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हम शायद एक प्रॉपर्टी भी अच्छी मुश्किल से बना पाते हैं। लोन की बात मत करना, लोन लेके तो हम बहुत कुछ खड़ा कर सकते हैं। देन वी स्टार्ट बिल्डिंग ऑन ऑन दैट थिंग दैट वी की हम उसने बना लिया, हमने अपने फ्यूचर को एट साइड पे रख लिया, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। रिमेंबर, वी लिव इन अ कंट्री वेयर देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन रिटायरमेंट फंड आवरसेल्व्स। अगर हम अपना रिटायरमेंट फंड नहीं क्रिएट करते हैं तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं देने वाली। I've tweeted so many times in the past 1 month, including you can say today, yesterday also. I keep on tweeting. My ID is Dr. Bhavdeep. You can follow me if you want to. So I keep on tweeting to the government, to the Honorable Prime Minister that अगर जब तक आप ये टैक्स बढ़ाते रहेंगे मिडिल क्लास का in whatever form, unless you give them security, social security कि रिटायरमेंट के बाद आपको ये पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो है। अरे यार, जो 15 लाख आपने प्रॉमिस किए थे मोदी जी, वही दे दो आप सिर्फ टैक्स पेयर को कि हाँ आप रिटायर हो गए तो आपके अकाउंट में 15 लाख गवर्नमेंट डालेगी, उसी से मिडिल क्लास खुश हो जाएगी। सबको मत दो। जो टैक्स पेयर 2 करोड़ 9 लाख टैक्स पेयर जो हैं इंडिया के, ठीक है, रिटर्न फाइलर 6-8 करोड़ हैं, 7-8 करोड़ हैं, लेकिन जो 2 करोड़ 9 लाख समथिंग या 2% 3% समथिंग जो टैक्स पेयर हैं, उनको ही कुछ दे दो आप। वरना एक मेरे जैसे टीचर के लिए किसी स्टूडेंट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने देश में टैक्स क्यों दें। रिमेंबर आई टोल्ड एट द स्टार्ट कि गवर्नमेंट का स्कूल किसी को पसंद नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी को पसंद नहीं। वी अर्न, वी पे टैक्स, एंड फ्रॉम दैट टैक्स पेड इनकम वी फर्दर पे टैक्स फॉर अवर लिविंग। फिर उसमें से हम फर्दर टैक्स, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स देते हैं। वी पे सो मेनी टैक्सेस, व्हाट वी गेट इन रिटर्न इज नॉट फेयर। और कुछ मत दो, एक सोशल सिक्योरिटी दे दो टैक्स पेयर को। जो आप ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर लेवल का सर्टिफिकेट देते हो ना, वो दीवार पे टांगने से किसी टैक्स पेयर को खुशी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लें, वैसे तो आई एम नॉट श्योर यू विल सी दिस वीडियो, देख लें तो कम से कम
एक टैक्स पेयर को एक सोशल सिक्योरिटी का ब्लैंकेट दे दो। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, 3 लाख 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 3 लाख तक जीरो टैक्स, 5 लाख तक जीरो टैक्स, 7 लाख तक जीरो टैक्स, अब 7.25 लाख तक जीरो टैक्स। क्या आपका कोई भी मेजर चला इन इंक्रीजिंग योर डायरेक्ट टैक्स बेस? नहीं। हाँ, आपकी रिटर्न्स 5-6 करोड़ से 8 करोड़ 8.5 करोड़ तक पहुंच गई हैं, शायद इस साल में शायद 9 करोड़ टच कर जाएंगे 31 जुलाई तक, या ऑडिट डाल के, आई मीन टू से 9 करोड़ शायद टच कर जाए। पर आपका टैक्स बेस बढ़ा सिग्निफिकेंटली? नहीं। क्या इस देश में 131-32 करोड़ लोग गरीब हैं कि रिटर्न भी नहीं फाइल करते हैं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सच नहीं है। तो उन 2 करोड़ लोगों के ऊपर लोड डालना अच्छी बात नहीं है। I know I started this video as a budget 24 review, but I am doing my rant of sympathizing, empathizing with the middle class, which I myself belong to. So, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में लोग खुशी खुशी टैक्स दें, आपने सब तरीके ट्राई कर लिए टैक्स बेस बढ़ाने के, ये भी ट्राई करके देख लो, शायद काम आ जाए। कमिंग बैक टू द रिव्यू, क्या अच्छा है क्या बुरा है? देन ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज समथिंग विच आई कॉल्ड एज गैम्बलिंग इन माय लैंग्वेज। People may differ from it, but again, this is my version. Then, as I said, import duty, custom duty, कुछ पे कम हुई, कुछ पे ज्यादा हुई, कैंसर मेडिसिन, ट्यूब्स, डिजिटल डिटेक्टर्स उन पे हुई, लेकिन और बहुत चीजों पे हुई। सोलर सेट्स अब आपके सस्ते हो जाएंगे, सोलर पैनल्स आई मीन टू से, मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट्स लाइक चार्जर्स, ये सब सस्ते होंगे, कपड़े जूते थोड़े सस्ते होंगे, ईवीज आपके सस्ते होंगे, लिथियम बैटरी सस्ती होंगी, कॉपर, लेदर, फिश, मिनरल्स, ये सब सस्ते होंगे। महंगा क्या होगा? प्लास्टिक का सामान, एयर ट्रैवल अ बिट, सिगरेट्स, अमोनियम, पेट्रोकेमिकल्स, पीवीसी, नाइट्रेट, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सो ये थोड़ा सा महंगा होगा। सो अल्टीमेटली द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू अप्लाई डायरेक्ट टैक्स कोड। आई डोंट नो उसको इतने साल क्यों लग रहे हैं। दैट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर प्रणब मुखर्जी, जिनको एकदम से खुड्डे लाइन लगा दिया गया प्रेसिडेंट बना के। He created the direct tax code in 2013, and it was a brilliant document as per the initial reports that I saw, or the prototype that I saw at that time. But ultimate aim is direct tax code अप्लाई करना, सिंप्लीफिकेशन करना, और ये सारे लल्ले बब्बे जो बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये टर्म, वो टर्म, all included in your income from other sources and taxable as per your slab. That is the ultimate aim. अब क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग टर्म, सॉरी, ओटीआर और एनटीआर का, ओल्ड टैक्स रेजिम की न्यू टैक्स रेजिम। गवर्नमेंट ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट कि इसको और लुक्रेटिव बनाया जाए। 15 लाख पे 1,12,500 डिफरेंस होता था टैक्स पेयर का, कि उसको टैक्स एनटीआर में इतना बचता था, अब वो 17,500 और ऐड हो गया। तो अगर 15 लाख आपकी इनकम है तो आपको 1,30,000 तक टैक्स बचेगा अगर आप सैलरीड हैं तो। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अब आपके लिए चॉइसेस क्लियर होती जा रही हैं ओटीआर के एनटीआर। अब आप देखिए ओटीआर एनटीआर का लॉजिक क्या है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का डिफरेंस है। डिडक्शंस में क्या क्या आता है? एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीटीटीए, एटीजी, डोनेशन, ऑल दीज थिंग। अब मान के चलिए 8 करोड़ लोग आईटीआर भरते हैं, सारे डिडक्शन नहीं लेते। मान के चलिए जो 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं वो लेते हैं, या थोड़े से और लेते हैं। सो 3 या 4 करोड़ के लिए वैसे भी डिडक्शंस रखना गवर्नमेंट को फीजिबल नहीं। सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैक्स एवरी पॉसिबल एसेट एंड रैशनलाइज द थिंग्स। अल्टीमेटली डायरेक्ट टैक्स कोड में सब आपकी स्लैब पे ऐड होंगे, सिंगल स्लैब, टू स्लैब, क्या सिस्टम आता है आई डोंट नो। दे से the finance minister mentioned that we are, you can say, looking at a total revamp of the Income Tax Act 1961. अब वो करेंगे in the coming budget in January 2025, that is to be seen. अब ये जो बजट आया है, this is applicable on 2024-25 which is running, लेकिन जो जनवरी में बजट आएगा वो अप्रैल 2025 से लागू होगा। सो कैपिटल एसेट, बहुत सारे कैपिटल गेन, सब एसेट्स पे रिवाइज कर दिया गया। इंडेक्सेशन नाउ इज टोटली आउट ऑफ, यू कैन से, आउट ऑफ द सिलेबस। सो
अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो इट इज अ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इंडेक्सेशन आपको किसी में नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फॉर एलटीसीजी इन म्यूचुअल फंड्स फॉर 31 जैन 2018। उसको छोड़ के बाकी सब जगह से इंडेक्सेशन खत्म कर दी गई। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू। इसके अलावा और बहुत छोटी 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 चीजें हैं। ये पहला बजट था जो 1.25 घंटे में इतना कुछ था। इट वॉज सच एन एक्सपेंसिव बजट। अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं इसे डिसेंट और गुड बजट कहूंगा इन टर्म्स ऑफ ड्रीम्स ऑफ डेवलपिंग विकसित भारत 2047। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी की एक आदत है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। ये पहली बार ही उन्होंने कुछ दिया, लेकिन फिर भी गालियां खाई। लास्ट मेरे को याद था पीयूष गोयल जी ने इंटरिम बजट 2019 में किया था, जब उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम में 87A रिबेट को 12,500 इंट्रोड्यूस किया था। तो टेक्निकली निर्मला जी ने ये पहली बार ही आपको टैक्स स्लैब का तोहफा दिया है अपने 7वें बजट में। 2 इंटरिम और 5 फुल, और 6 फुल या 1 इंटरिम। सो दिस इज, फिर भी बेचारी को गालियां पड़ी। शी इज बीइंग कॉल्ड एज द वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। बट यस, good or bad, people decide. We never look at the goods that have been conveyed, we look at bad. I will still consider it a decently and a overtly balanced budget with a tinge of goodness in it. और जो कैपिटल एग्जाम्पशन या इंडेक्सेशन या कैपिटल गेन्स या जो चीज है वो सब्जेक्टिव है। वो आपकी परचेज डेट के हिसाब से आपको घाटा हुआ, आपको फायदा मुनाफा हुआ, वो आपकी फायदा, वो आपकी लक, वो आपका चांस, वो आपकी किस्मत। कईयों को फायदा भी होगा। इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी विल बी इन लॉस, देयर विल बी मेनी हु विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मैं यही कहूंगा, हंस के मानो, कद्दू की तरह मुंह बना के मानो। इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, यू हैव टू एग्री टू इट। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।